हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 और 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोंगशी को आमी तैरने लग गया था और खुद को बचाने के लिए यीशु को बोल रहा था। यीशु भी सीढ़ी के ऊपर से एक जंप लगाती है और बोंगशी के पाँव पकड़ लेती है और उसको नीचे ले आती है, लेकिन बोंगशी अब भी उड़ने वाला था। यीशु को गले लगा लेती है, लेकिन बोंगशी कह रहा था कि तुम मेरे नजदीक मत आओ, जब तुम मेरे साथ ऐसा करती हो तभी ऐसा होता है, इसलिए तुम मुझे मेरा बैग दे दो। लेकिन बोंगशी अभी उड़ रहा था। यीशु उसको फिर से गले लगा दी है। अगले सीन में देखते जब यीशु ने बोंगशी को पकड़ा हुआ है और दोनों स्कूल से बाहर जा रहे थे। यहीं पर सिक्योरिटी का डीसंग होता जो कि कैमरे की ओर देख रहा था और इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। इसके बाद बोंगशी यीशु को अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर मी उन बोंगशी को देख लेती है और शौक रह जाती है कि बोंगशी को एक लड़की के साथ होता है। वहाँ पर बोंगशी कहती है ये कौन है। बोंगशी कह रहा था कि ये मेरी दोस्त है। म्यून कहती है दोस्त, और वो भी एक लड़की। म्यून यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही थी। पहले वो यीशु से कहती तुम बहुत ही सुंदर हो, अच्छा तो तुम बोंगशी की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन बाद में कहती कि नहीं तुम इसकी दोस्त हो और तुम बहुत ही सुंदर हो। इसके बाद म्यून हंसने लगती है और बाद में यीशु को भी हंसना पड़ता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर म्यून यीशु के लिए खाना लाती है। यीशु और बोंगशी यहाँ पर खाना खा रहे थे। यीशु और बोंगशी से पूछती है कि तुम्हारी मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी। बोंगशी कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, मैं पहली बार किसी दोस्त को अपने घर पर लाया हूँ, इसलिए मेरी माँ चौंक गई थी। अगले सीन में फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि टारगेट 3 को मारने के लिए आ जाता है। फ्रैंक यहाँ पर एक सैलून की शॉप के अंदर आया हुआ था। यहाँ पर एक लड़की होती है, इसका नाम नाजू होता है। जब यहाँ पर फ्रैंक अपने बाल कटवा रहा था तब वह नाजू से निजी प्रश्न पूछने लगता है और कह रहा था कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, और साथ में यह भी कह देता है कि क्या तुम्हारे बच्चे जियोंगवॉन स्कूल के अंदर जाते हैं। नाजू इस पर शक हो जाता है और नाजू के हाथ में जो कैंची होती है वो फ्रैंक के सर के अंदर घुसा देती है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक के पास वह शक्ति होती है कि इसके गाँव से टाइम भर जाते हैं, इसलिए फ्रैंक को कुछ नहीं होता और वह पर नाजू को मारने लगता है। हालांकि अब नाजू भी फ्रैंक को मारती है, वह अपनी गनों की मदद से फ्रैंक पर काफी वार करती है, लेकिन फ्रैंक को कुछ नहीं होता। यहाँ पर नाजू मरते हुए कह रही थी कि ठीक है मुझको मार दो, लेकिन तुम दूसरे दायरे के हो और जुओन तुमको मार देगा। अब यहाँ पर फ्रैंक नाजू को मार देता है और सोच में पड़ जाता है कि यह दूसरा दायरा क्या होता है। अगले सीन में जुओन को देखते हैं जिसके पास यीशु का कॉल आया हुआ था और कह रही थी कि आज मैं घर पर टाइम पर नहीं आ पाऊंगी, मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ। जुओन आगे बात कर पाता, इससे पहले इसके पास से कॉल आ जाती है जो कस्टमर की थी और वह को चिकन ऑर्डर कर रहा था। अगले सीन में यीशु को देखते साथ ही बोंगशी को होता है दुनिया पर खाना खा रहे थे। यीशु पर मैं उनसे कह रही थी कि मेरे कपड़े काफी भीग गए हैं, इसलिए मुझे चेंज करने की आवश्यकता है। मीहुन यहाँ पर बोंगशी से कहती है कि तुम इसको ऊपर ले जाओ। बोंगशी कहता है ठीक है। इसके बाद ये दोनों ऊपर आ जाते हैं जहाँ यीशु बोंगशी से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ अलग लगा था, मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको फॉलो किया था, मुझे माफ कर देना। बोंगशी यीशु को अपने कमरे के अंदर ले आता है और यहाँ पर अपने रहस्य को बता रहा था कि मुझ में हामी तैरने की शक्ति है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इमोशंस और वेट ये 2 चीजें हैं जो कि मुझे इफेक्ट करती, लेकिन पहले चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ चीजें थोड़ी परेशान सी हो गई है। यीशु और बोंगशी के नजदीक आने लगती है। बोंगशी पीछे हटता है। यीशु बोंगशी से कह रही थी क्या तुम मुझको पसंद करते हो। बोंगशी अचानक से ऊपर उठ जाता है। वहीं नीचे किचन के अंदर मीहुन को देखते हैं। उसे तो पता ही था कि ऊपर क्या चल रहा है। वह पर बोंगशी और यीशु की दोनों की बातें सुन रही थी। कमरे के अंदर यीशु बोंगशी से कह रही थी कि मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। बोंगशी को अपने फार्मूले का जाप करता है और नीचे आता है और यीशु से कह रहा था कि मैं अपने रहस्य को छिपाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें इसका पता चला तो तुम इसको देखकर चौंकी नहीं। यीशु कहती तुम ऐसा देखकर मैं भी चौंक गई थी, लेकिन इस दुनिया में हर किसी का कोई न कोई रहस्य होता है, मैं तुम्हारे इस रहस्य को छिपा कर रखूंगी। बोंगशी को अपने बारे में बता रहा था कि शायद मैं दूसरों से अजीब हूँ, लेकिन अभी अपना यीशु कहती तुम अजीब नहीं हो, तुम स्पेशल हो। दूसरी ओर मीहुन यह बात सुन लेती है और बाद में मुस्कुराती है। इसके बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं और अभी यहाँ से यीशु अपने घर पर जाने वाली थी, वह बाहर आ जाती है। साथ में बोंगशी बाहर आता है। यीशु और बोंगशी को बाइक कह रही थी। बोंगशी कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यीशु कहती तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे, तुम मेरी गति को धीमा कर दोगे, मैं ऐसे दौड़कर जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो और अपने घर के अंदर चले जाओ। इसके बाद यीशु से भाग जाती है। बाद में बोंगशी अपने घर पर आता है। या इसकी माँ यीशु कह रही थी कि ये सब क्या है, एक लड़की वो भी तुम्हारी दोस्त, मुझे लगता है ये बात कुछ और है, लेकिन बोंगशी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मीहुन कहती कि ऐसा ही है, वरना एक लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्यों आएगी और तुम दोनों कमरे बैठकर अकेले बात क्यों करोगे। बोंगशी इस बात पर विचार करता है और बाद में अपनी माँ से अपने रेनकोट को मांगता है और बाद में ऐसे भाग जाता है। इसके बाद यीशु का पीछा कर रहा था और यीशु तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे करके जंप लगाता है और फिर हवा में उड़ने लगता है और यीशु को जोर से पुकार रहा था। यीशु भी पीछे बोंगशी की आवाज को सुन लेती है और उसे पता चलता है कि मेरे पास बोंगशी को आ रहा है। अब यहाँ पर यीशु बोंगशी से कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। बोंगशी कह रहा था क्योंकि मैं चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
मैं तुमको बाय कहने के लिए आया हूँ। अगले सीन में जून को देखते हैं जो कि ऑर्डर लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। यह बिल्डिंग वही होती है जहाँ पर नाजू होती है, लेकिन फ्रैंक ने नाजू को यहाँ पर मार दिया था। अब यहाँ पर जून के सामने से फ्रैंक जा रहा था। जून इसको रोक लेता है और कह रहा था कि यह फोन को ठीक करने वाली शॉप कहाँ पर है, मुझे यहाँ पर वो है, ये ऑर्डर पहुँचाना है। लेकिन फ्रैंक मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता है। जून फ्रैंक को अपने रेस्टोरेंट का कार्ड देता है। यह आदमी अपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दे रहा था, लेकिन जून कह रहा था कि मैंने अभी भी रेस्टोरेंट खोला हुआ है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड वाली मशीन नहीं है, तुम मुझे कैश दे दो। लेकिन इनके पास कैश नहीं होता। जून कहता कि ठीक है, मैं पैसा अगली बार ले जाऊंगा। अगली सुबह देखते जहाँ पर बॉन्शु फिर से सपना देख रहा था और यहाँ पर बॉन्शु आसमान में होता है और वह आदमी इसको फिर से बोलता है और कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे बॉन्शु। अब यहाँ पर बॉन्शु अपने सपने में से जागता है और कह रहा था कि उसने मेरा बॉन्शु क्यों कहा। इसके बाद बॉन्शु तैयार हो जाता है और अब स्कूल के अंदर जाने वाला था। वो अपनी हेयर स्टाइल को भी चेंज कर लेता है। इसकी माँ इसको रोकती है और कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। बॉन्शु कह रहा था कि मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ। मीयून कहती है कि आज तो शनिवार है ना, आज तुम क्यों जा रहे हो। लेकिन बॉन्शु झूठ बोलता है और चला जाता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर आइशू ऑडिटोरियम में होती है, साथ में बॉन्शु भी आ जाता है। बॉन्शु अपने रेसे के बारे में बात करने लगता है और यीशु से कह रहा था कि तुम इसको छिपा कर रखना। यीशु पर कहती है कि अगर कोई तुम्हारा रेसे जानता है तो तुम्हें भी अगले वाले का रेसे जानना होगा, तभी तुम्हारा रेसे सेफ रह सकता है। अब यहाँ पर बॉन्शु कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारा रेसे क्या है। यीशु अपना रेसे बताना स्टार्ट करती है कि क्या तुमने सोचा है कि मैं यहाँ पर ट्रांसफर क्यों हुई। मैं जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, मैंने वहाँ पर 17 बच्चों से लड़ाई की थी। उन्होंने लड़ाई के अंदर चाकू का इस्तेमाल किया था, मुझ पर चाकू से वार किया गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गए। इसलिए मैं और मेरे पिताजी यह प्रूव नहीं कर सकते थे कि गलती उनकी थी, क्योंकि मेरे ऊपर एक भी खरोच का निशान नहीं था और वे सब खून से लथपथ थे। इसलिए मुझे इस लड़ाई के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया। हालांकि बॉन्शु इसको सीरियस नहीं ले रहा था। बाद में यीशु कह रही थी कि जैसे तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम हवा में उठ सकते हो, मेरे पास भी वैसी शक्ति है कि मुझे कभी चोट नहीं लग सकती। सो गाइस, ये तुम्हारा एपिसोड नंबर 4। अब हम बात करेंगे एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में यीशु के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर इसका और इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। यीशु बाहर होती है और इसकी माँ गाड़ी के अंदर होती है। अगले सीन में स्कूल के ऑडिटोरियम में दिखाया जाता है, जहाँ पर यीशु होती है और साथ में बॉन्शु होता है। यीशु बॉन्शु से कहती है कि तुमने मेरे बारे में पूछा नहीं कि मुझे स्कूल से क्यों बाहर निकाला गया और मैंने उन बच्चों से लड़ाई क्यों की। क्या तुम जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो। बॉन्शु कहता है कि हाँ, मैं जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई बुरी याद होगी। लेकिन अभी अपना यीशु बॉन्शु को सब कुछ बता देती है। साथ में फ्लैशबैक सीन में देखते हैं जहाँ पर यीशु छोटी होती है। साथ में हम यहाँ पर जॉन को देखते हैं, ये दोनों गाड़ी के अंदर जा रहे थे। यीशु यहाँ पर बॉन्शु को बता रही थी कि हम दोनों एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहे कि मानो हमारा कोई पीछा कर रहा हो, और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। लेकिन मैं बड़ी भी हो गई थी, इसलिए मुझे स्कूल के अंदर जाना था, इसलिए हमने एक जगह पर ठहरने का डिसीजन लिया। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री के अंदर काम करने लगे और मैं एक स्कूल के अंदर जाने लगी। लेकिन स्कूल के पहले दिन से ही देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम यूरा होता है, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को तंग कर रही थी। इस लड़की का नाम हेवन होता है। हेवन अमीर परिवार से थी। यह हर रोज कोई न कोई चीजें लाती थी और यहाँ पर यूरा इसके पास से ले लेती थी। जब हेवन नहीं देती थी तब यूरा जोर जबरदस्ती करके ले लेती थी। ऐसा एक दिन ही कई दिनों तक चलता है और यीशु इन सबको नोटिस कर रही थी। साथ में यीशु यह भी नोटिस करती है कि हेवन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा है। यीशु भी मेरे पिता के कारण नहीं बोलना चाहती थी कि वह नहीं चाहती कि मेरी जैसे मेरे पिता कोई परेशानी पड़ जाए। लेकिन वो टीचर के पास चली जाती है और इनकी शिकायत कर देती है। और अगले सीन में देखते जहाँ पर टीचर ने यूरा और बाकी सबको बुला हुआ था और इनको डांट लगा रहे थे। बाद में यूरा क्लास के अंदर आती है और यूरा के हाथ में एक चाकू होता है और पूछ रही थी कि वह रिपोर्ट किसने की थी, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। यूरा यहाँ पर चाकू की हेल्प से सभी की किताब को फाड़ देती है। अब यहाँ पर क्लास का मॉनिटर यूरा के पास आता है और ये सब कुछ बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर यूरा का बीएफ आता है और वह क्लास के मॉनिटर को मारने लगता है। यीशु बाद में क्लास के मॉनिटर से मिल रही थी और कह रही थी कि तुमने उनकी शिकायत टीचर को क्यों नहीं की। ये क्लास का मॉनिटर कह रहा था कि वैसे भी आखिरी सेमेस्टर है, इसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, यह सब उस रिपोर्ट के कारण हुआ है। अगर वह जो कोई भी था, अगर वह रिपोर्ट नहीं करता तो अच्छा होता। यीशु भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि उसे मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मॉनिटर को मारा गया है और मैं इसी माफी भी नहीं मांग पा रही हूँ। अगले सीन में देखते जहाँ पर यूरा क्लास के अंदर आती है और यहाँ पर हेवन के ऊपर पानी डाल देती है। हेवन यहाँ पर रो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर यीशु बोल पड़ती है और यूरा को बाहर आने के लिए कहती है। अगले सीन में देखते जहाँ पर स्कूल के बच्चे भाग रहे होते हैं और बाहर हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु पर कई बच्चों से लड़ रही होती है, सभी बच्चे इसको मार रहे होते हैं। यहाँ पर यूरा अपना चाकू भी निकाल लेती है और यीशु को मारती है, लेकिन यीशु का घाव उसी टाइम भर जाता है। बाद में यूरा को पीटती है और सभी स्कूल के बच्चे इनको देख रहे थे और ये चौंक जाते हैं कि यहाँ पर यीशु पर चाकू से वार किया गया, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। अगले सीन में देखते जहाँ पर टीचर जॉन के साथ होता है और यहाँ पर यीशु को स्कूल से बाहर निकालने की बात हो रही थी। ये यहाँ पर समझा भी नहीं सकते थे कि इसमें यूरा की भी गलती है, क्योंकि यीशु के शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी और जिनको चोट लगी हुई थी उनके इलाज में जो भी पैसा आया था
वो सब पैसा जून को देना पड़ता है। अगले सीन में जून को देखते हैं जो किसी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ इसको अपनी चिकन का पैसा लेना है। वो यहाँ पर इस बार क्रेडिट कार्ड मशीन ले आता है और अपने पैसे लेता है और बाद में बाहर आता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। साथ में एनआईएस वाले भी आए हुए थे। दूसरी ओर मीहुन को देखते हैं जो कि अपने फोन में नाजू की न्यूज को देख रही थी। अगले सीन में जॉन को फिर से दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग से बाहर आता है और यहाँ पर जो एनआईएस वाली गाड़ी थी उसकी गाड़ी के दरवाजे से पुलिस की गाड़ी पर क्रॉस कर देता है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पुलिस वाले का एनआईएस वाले के साथ हंगामा हो जाता है और कह रहा था कि तुमने अपनी गाड़ी यहाँ पर क्यों पार्क की थी, तुमने मेरी गाड़ी पर क्रॉस कर दी है। जून ने सब इसलिए किया था क्योंकि वह एनआईएस वाले को देखना चाहता था। वहीं पास की बिल्डिंग में मीहुन को देखते हैं जो कि एनआईएस वाले को देख रही थी और साथ में जॉन को देखती है और उसे जॉन के बारे में कुछ अजीब लगता है। अगले सीन में यीशु को देखते जो कि बहुशो को अपनी माँ के बारे में बता रही थी कि जब मैं छोटी थी, जब मैं 4 साल की थी तब मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी गाड़ी के अंदर थी और मैं बाहर थी। जब मैं अंदर आने वाली थी तब उसने अंदर नहीं आने दिया और पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था। अगले सीन में उनकी को देखते हैं जो कि यंगजून से बातें कर रही थी और उसको नाजू के बारे में बता रही थी। यंगजून यहाँ पर कह रहा था कि पहले जिनचोन को मारा गया, बाद में बोंगप्योंग को और अब नाजू को मारा गया। वो इनका सफा कर रहा है। वो उनकी यहाँ पर कह रही थी ये सब तो रिटायर हो चुके हैं तो इनको कौन मार रहा है, इनको मारने का क्या फायदा होगा, क्या हमें इनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यंगजून कहता है कि जो रिटायर हो चुके हैं ये आगे परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ये कुछ सिगरेट को जानते हैं इसलिए इनका सफा किया जा रहा है। यहाँ पर वो इनकी कह रही थी कि फिर तो ये काम अमेरिका वाले का होगा, क्या मैं उसे कांटेक्ट करूं। लेकिन यहाँ पर यंगजून कहता है कि हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि यह काम वही अमेरिका वाला कर रहा है, इसलिए हमें सबूत खोजने होंगे। अगले सीन में फ्रैंक को देखते हैं जो कि नाजू के फ्यूनरल में आया हुआ था। वह यहाँ पर पता लगाने के लिए आया कि नाजू का कोई बच्चा है फिर नहीं, लेकिन इसको अब एक लड़का बता रहा था इसका कोई भी बच्चा नहीं है। इसकी खुद की एक लड़की थी लेकिन उसकी डेथ हो गई थी और इसके बाद इसने कुछ बच्चों को गोद ले लिया था। साथ में आप यह बात भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर वो उनकी बैठी हुई थी और फ्रैंक की ओर देख रही थी। अगले सीन में रेहिब को दिखाया जाता है जो कि योंगजू से मिलने के लिए आ रहा होता है। साथ में मेरे पास्ट के सीन याद करता है जहाँ पर यूरा के साथ इस स्कूल के अंदर होता है और यूरा इसको बता रही थी मैंने यीशु पर चाकू से हमला किया था लेकिन यीशु को कुछ भी नहीं हुआ, उसका गाँव अचानक से गायब हो गया। अब यहाँ पर योंजू से मिल रहा था और कह रहा था कि आपने मुझे जो 10 साल पहले काम दिया था वह काम मेरा अभी तक चल रहा है। पहले मुझे वैसा कोई भी बच्चा नहीं मिला जिसके पास पावर हो, लेकिन इस बार मुझे कुछ बच्चे मिल गए हैं। योंजू यहाँ पर को सावधान रहने के लिए कह रहा था क्योंकि कोई इन सभी का सफा कर रहा है। अगले सीन में यीशु को देखते साथ ही वंशु को होता है। ये दोनों स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं और यहाँ पर वंशु को यीशु से कह रहा था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें गाड़ी से इसलिए बाहर निकाला होगा क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी, उन्हें पता था कि तुम्हारे गाँव भर जाएंगे। यीशु बाद में उन्हें पास्ट के सीन को फिर से याद करती है जहाँ पर इसकी माँ गाड़ी के अंदर होती है और यीशु बाहर होती है और रो रही थी, लेकिन यहाँ पर यीशु के गाँव भरने लगते हैं। एपिसोड के लास्ट में फ्यूनरल के अंदर फिर से देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक बाहर आ रहा था। तभी हम फ्यूनरल के अंदर देखते हैं जहाँ पर गैडो बैठा हुआ था, उसके हाथ में सेल था और जिसमें से बिजली बाहर आ रही थी और इसके सामने इसके पिता बोंगप्योंग की फोटो होती है और बाद में आके बिजली रिमझिम करने लगती है। फ्रैंक बाहर होता है और पीछे मुड़कर देखता है। एपिसोड के लास्ट में एक और सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गिसु क्लास के अंदर आ जाता है। ये काफी टाइम के बाद क्लास के अंदर आया था। साथ में यहाँ पर हम एक और सीन को देखते हैं कि ये नॉन यहाँ पर नए ट्रांसफर स्टूडेंट को लाता है और ये और कोई नहीं होती, यह हेवन होती है। हेवन यहाँ पर येसु की ओर देखती है, येसु भी हेवन की ओर देखती है और बाद में दोनों मुस्कुराती हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 और 5 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए